एमएससी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है इस पर हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फोटो केमिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए फोटो केमिस्ट्री के अंदर हम पर्टिकुलरली फोटोकेमिकल रिएक्शंस पे बात कर रहे थे और फोटोकेमिकल रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके साथ ऑलरेडी 2 लेक्चर शेयर कर चुकी हूँ। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे थर्ड लेक्चर पे। तो देखिए थर्ड लेक्चर पे डिस्कशन लेने से पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि लास्ट के 2 लेक्चर जो छूटे हुए हैं उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दूंगी। अगर आपको लेक्चर चाहिए तो आप जाके देख सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको नोट्स की नीड है देन अगेन आप वहां जाके ले सकते हैं। और साथ ही साथ फोटो केमिस्ट्री की जो दूसरे यूनिट है जैसे फोटो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, ऑलिफिन्स एंड ऑल, तो उनका लिंक भी मैं आपको क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाके ले लीजिएगा। ओके, तो देखिए अभी हम फोकस करते हैं अब अपने पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर थर्ड और आज के इस लेक्चर नंबर थर्ड पे हमने देखो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है, लेकिन काफी इजी टॉपिक आपके लिए रहने वाला है विच इज क्वांटम यील्ड। ओके, अब देखिए इस क्वांटम यील्ड को एक दूसरे टर्म से भी जाना जाता है विच इज क्वांटम एफिशिएंसी। तो आज के लेक्चर पे आपको देखो एग्जाम में दोनों तरीके से पूछ सकता है, मे बी क्वांटम यील्ड बोले, मे बी क्वांटम एफिशिएंसी बोला है, तो बात सेम है। तो देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन काफी आसान है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको सारा मटेरियल शेयर कराऊंगी, साथ ही साथ हम सारी चीजों पे डिस्कशन लेंगे। क्वांटम यील्ड क्या होता है, क्यों इसका कॉन्सेप्ट आया, कहाँ से इसका कॉन्सेप्ट आया, क्यों हम इसे पढ़ते हैं, साथ ही साथ इसका डेरिवेशन क्या रहता है। और क्वांटम यील्ड को जनरली क्या है दो टाइप में क्लासिफाई किया जाता है, हाई क्वांटम यील्ड एंड लो क्वांटम यील्ड। तो ये हाई क्वांटम यील्ड क्या है, लो क्वांटम यील्ड क्या है, कब ये आती है, कौन सी रिएक्शंस में आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं, इनका रीजन क्या है, तो ये सारी की सारी चीजें हमने आज के लेक्चर पे डिस्कस करनी है और डेफिनेटली आपको सारी चीजें क्लियर आएंगी, जस्ट आपकी चीजों पे फोकस करना है। ओके, तो देखिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ लेक्चर को। तो देखिए लेक्चर को मैं कुछ इस तरीके से स्टार्ट करती हूँ। फर्स्टली मैं आपको इतना बता देती हूँ कि ये जो हम क्वांटम यील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, ये जो टर्म है आपका क्वांटम यील्ड या फिर आप इसे क्वांटम एफिशिएंसी बोल लीजिए, इनको हम एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और वो सिंबल होता है आपका कैपिटल क्यू। ओके, और कैपिटल क्यू के साथ साथ आप इसे एक और सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज 5। तो आज के लेक्चर पे मैं जितनी जगह भी क्वांटम यील्ड बोलूंगी मैं उसे 5 से रिप्रेजेंट करूंगी, तो आपकी मर्जी, आप उसे 5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप उसे कैपिटल क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, तो ये तो जस्ट बात आ गई रिप्रेजेंटेशन की। तो अब फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को कुछ इस तरीके से। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो क्वांटम यील्ड का कॉन्सेप्ट है ये आया कहां से, हम क्यों क्वांटम यील्ड को पढ़ रहे हैं। ओके, तो देखो इसके कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलती हूँ। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक लेक्चर प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने आपको लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन किए थे। देखिए जैसे थर्मोडायनेमिक्स के लॉज होते हैं, हर जगह अपने अपने लॉज होते हैं, वैसे ही फोटोकेमिस्ट्री जो कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है इसके भी अपने कुछ लॉज होते हैं। तो जनरली फोटोकेमिस्ट्री के अंदर आप 3 लॉ पढ़ते हैं, ठीक है, उन तीनों लॉ पे मैं आपको डिस्कशन करा चुकी हूँ। तो अभी जो हमने पर्टिकुलर फोकस देना है वो सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री पे देना है विच इज स्टार्क आइंस्टीन लॉ। ओके, तो ये जो स्टार्क आइंस्टीन लॉ है इसे आप बोलते हो सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, और इसी सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री से आपका क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट आया है। ओके, अब कैसे आया है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखिए जो आपका सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री यानी कि स्टार्क आइंस्टीन लॉ जो आपका है, इसका एक स्टेटमेंट है, यानी कि ये सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री आपको क्या बोलता है उसको मैंने यहाँ आपको लिख के दिखाया, देन मैं आपको वो चीज एक्सप्लेन करती हूँ। तो सुनिएगा ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री और अकॉर्डिंग टू स्टार्क आइंस्टीन लॉ, ईच फोटोन ऑफ लाइट एब्सॉर्ब बाय ए केमिकल सिस्टम ओनली वन मॉलिक्यूल इज एक्टिवेटेड फॉर द फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका सिंपल मतलब ये है कि आपका सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री ये कहता है कि जब भी आप कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन कराते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसमें आपके पास क्या होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, और इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को आप क्या कराओगे, इरेडिएट कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन। यानी कि आप अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के ऊपर क्या डालते हैं, रेडिएशन डालते हैं, फोटोन्स डालते हैं, और ये फोटोन आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑब्जॉर्ब कर लेता है और कहाँ चले जाता है, अपनी एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है, यानी कि यहाँ पे आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन होने लगती है। ओके, तो सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री का कहना ये था कि अगर किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन में आपके पास जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है अगर वो 1 है, तो एक रिएक्टेंट का जो मॉलिक्यूल है वो सिर्फ एक ही फोटोन को ऑब्जॉर्ब करेगा। सिमिलरली अगर आपके रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है तो 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को कितनी नीड होती है, कितने मॉलिक्यूल, कितने फोटोन्स की नीड होती है, 2 फोटोन की नीड होती है किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन को प्रोसीड कराने में। सिमिलरली अगर मैं बोलूं आपकी किसी रिएक्शन में n नंबर के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, तो n नंबर के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के थ्रू फोटोकेमिकल रिएक्शन कराने के लिए, उनको एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री का कहना यह था कि इनको कितने नंबर की फोटोन की नीड होगी,
n नंबर के फोटोन की नीड होगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया था वो किसने दिया था? सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री विच इज स्टार्क-आइंस्टीन लॉ। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट से क्या आया, अब आपका क्वांटम यील्ड का कॉन्सेप्ट आया। अब कैसे आया देखिए, मैं आपको अभी थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, थ्योरी को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जिस टॉपिक को समझ लेते हैं कि क्या अंदर हो रहा है, क्यों ये कॉन्सेप्ट आया है, देन हम थ्योरी पे बात करेंगे। तो देखिए ना, क्वांटम यील्ड क्या होता है, मैं आपको जिस इतनी चीज बोलती हूँ, क्वांटम यील्ड की जो वैल्यू होती है वो हमको क्या कराती है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस की एफिशिएंसी बताती है। और क्वांटम यील्ड की वैल्यू को आप कैसे निकालेंगे उसको मैं बताती हूँ। एक फॉर्मूला आपको दिया जाता है, ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जो क्वांटम यील्ड होता है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग इन अ गिवन टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन में कितने नंबर के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ रेडिएशन ऑब्जॉर्ब इन अ सेम टाइम। इसका मतलब कि वो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो कितने नंबर की क्वांटा ऑफ रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं। क्वांटा ऑफ रेडिएशन मतलब कितने नंबर के फोटोन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो देखो अकॉर्डिंग टू स्टार्क-आइंस्टीन लॉ हमने क्या बोला, अगर एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है तो एक फोटोन को ऑब्जर्व करेगा, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है तो दो फोटोन को ऑब्जर्व करेगा, और n नंबर के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है तो n नंबर के फोटोन को ऑब्जर्व करेगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं तो हमारी क्वांटम यील्ड की वैल्यू क्या आएगी, तो देखिए सपोज आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थे 5, तो 5 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितने फोटोन को ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्वियस सी बात है 5। किसके अकॉर्डिंग, सिंपल से हम बोल सकते हैं स्टार्क-आइंस्टीन लॉ के अकॉर्डिंग। ओके, तो अगर मैं इसे कट करूं तो मैं इसे सिंपली 1:1 बोल सकती हूँ। तो होगा क्या, ये जो क्वांटम यील्ड की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, 1:1, या फिर आप सिंपली बोल सकते हो क्वांटम यील्ड की जो वैल्यू होती है स्टार्क-आइंस्टीन लॉ के अकॉर्डिंग वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। ओके, तो आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए, आप 5 के बदले 10 रख लीजिए, 15 रख लीजिए, कितनी भी वैल्यू रख लीजिए, आपको जो रेशियो मिलेगा वो किसके इक्वल मिलेगा, 1:1 के इक्वल मिलेगा। यानी कि क्वांटम यील्ड की जो वैल्यू मिलेगी वो किसके इक्वल मिलेगी, 1 की वैल्यू 1 के इक्वल मिलेगी। तो हम सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि स्टार्क-आइंस्टीन लॉ ने आपको ये बोला कि आपकी कोई भी फोटोकेमिकल रिएक्शन जो हो रही है उन सारी फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए जो क्वांटम यील्ड की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। बिकॉज स्टार्क-आइंस्टीन का लॉ का ये कहना था कि जब भी आप फोटोकेमिकल रिएक्शन कराते हैं तो वहां जितने नंबर के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो उतने ही नंबर की फोटोन को ऑब्जॉर्व करते हैं। तो अगर दोनों ही नंबर सेम है तो आपको क्या मिलेगा, 1:1, और 1:1 मीन्स क्या हुआ, क्वांटम यील्ड की वैल्यू इज 1। ओके, तो उन्होंने मतलब स्टार्क-आइंस्टीन लॉ के अकॉर्डिंग सारी फोटोकेमिकल रिएक्शन का क्वांटम यील्ड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ओके, अब होता क्या है, देखो अब हुआ ये कि कुछ एक्सेप्शनल केस आए। एक्सेप्शनल केस मतलब हमको ऐसी बहुत सारी फोटोकेमिकल रिएक्शंस मिली जिनमें बहुत अलग अलग रीजन की वजह से जो क्वांटम यील्ड की वैल्यू है वो कभी आपको क्या है, ग्रेटर देन 1 मिली, और कभी आपको इस क्वांटम यील्ड की वैल्यू क्या है, लेसर देन 1 मिली। इसका मतलब क्या हुआ, इसी चीज को क्या है हमने यहाँ आज के लेक्चर पे एक्सप्लेन करना है। यानी कि हम क्वांटम यील्ड क्या होता है इतने तक की बात फिनिश नहीं करेंगे, हम साथ ही साथ दिखाएंगे कि कुछ हमारी फोटोकेमिकल रिएक्शंस ऐसी हैं जिनमें जो क्वांटम यील्ड की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, और वो फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या है विद एग्जांपल दिखाएंगे, और रीजन भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्यों किसी रिएक्शन के लिए जो क्वांटम यील्ड की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। मतलब देखो हुआ ये कि जो स्टार्क-आइंस्टीन का कॉन्सेप्ट था ये बिल्कुल सही था, लेकिन होता ये कि जब भी आप फोटोकेमिकल रिएक्शंस कराते हैं तो रिएक्शन के अंदर तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, तो अलग अलग एक्टिविटीज होने की वजह से क्या है, कभी कभी क्या है क्वांटम यील्ड की वैल्यू डिस्टर्ब हो जाती है। यानी कि कभी उसकी वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 हो जाती है, कभी उसकी वैल्यू लेसर देन 1 हो जाती है। तो ये दोनों ही चीज को हमने एक्सप्लेन करना है कि कब आपकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, और होगी तो रिएक्शंस कौन कौन सी हैं और रीजन क्या है। सेम चीज हम किसके लिए करेंगे, जब आपकी क्वांटम यील्ड की वैल्यू क्या होगी, लेसर देन 1 होगी, तो कौन से एग्जांपल है और इसका रीजन क्या है, ये सारी चीजों को हमने आज के लेक्चर पे डिस्कस करना है। ओके, तो होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि क्वांटम यील्ड का आपका कॉन्सेप्ट आ कहां से रहा है। देन अगर आप ये समझ चुके हैं, देन अब हम लोग अगर थ्योरी के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी चीजों को समझने में। ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली बात करते हैं क्वांटम यील्ड की आप डेफिनेशन कैसे लिखोगे, कैसे आप बताओगे कि ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, इसके लिए डेरिवेशन आप क्या बनाओगे, एंड देन पर्टिकुलरली कब आपकी क्वांटम यील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, कब कम होगी, इसका रीजन क्या है, एंड देन इसके एग्जांपल्स क्या है। ओके, तो स्टार्ट करें, चलिए तो मैं एक बार इनको इरेज कर देती हूँ, देन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो क्वांटम यील्ड होती क्या है, वैल्यू निकल गई है तो ठीक है, बट क्वांटम यील्ड होती क्या है, तो डेफिनेशन में ये बोल रहा है द एफिशिएंसी ऑफ अ फोटोकेमिकल प्रोसेस इज ऑफ्टन एक्सप्रेस इन अ टर्म ऑफ क्वांटम यील्ड। तो क्वांटम यील्ड क्या होती है, क्वांटम यील्ड आपको ये बताती है कि किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन की क्या एफिशिएंसी है, उसकी क्या क्षमता है, क्या एफिशिएंसी है, इसको किसके थ्रू बताया जाता है, बाय क्वांटम यील्ड की वैल्यू के थ्रू बताया जाता है। और इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, विच इज डिफाइंड
डिफाइंड एज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग पर क्वांटा ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, यानी कि कितने नंबर के मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं डिवाइडेड बाय कितने नंबर के आपके क्वांटा, कितने नंबर के आपके फोटोन ऑब्जॉर्ब हो रहे हैं, इसकी जो वैल्यू होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम यील्ड, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है फाई या फिर आप बाय कैपिटल क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब आप इसे फिर लिखेंगे एग्जाम में, आपने कुछ इसी फॉर्मेट में लिखना है। ओके, तो अब देखिए फिर आप कैसे लिखेंगे, देन आप लिखेंगे मैथमेटिकली आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने बता दिया। वही चीज बोल रहा है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग, आपने ऊपर लिखा कि कितने नंबर के मॉलिक्यूल आपके रिएक्ट कर रहे हैं एट अ गिवन टाइम, गिवन टाइम मतलब उस पर्टिकुलर फोटोकेमिकल रिएक्शन में, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटा रेडिएशन इज ऑब्जर्व एट द सेम टाइम, और उसी पर्टिकुलर रिएक्शन में कितने नंबर की क्वांटा ऑफ रेडिएशन, कितने नंबर के फोटोन ऑब्जर्व हो रहे हैं, इनका जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, आपके फाई के इक्वल होता है, विच इज क्वांटम यील्ड या फिर क्वांटम एफिशिएंसी। ठीक है, तो पहले आपने डेफिनेशन कुछ इस तरीके से लिखनी है। देन आगे क्या बोल रहा है, अभी बोल रहा है एज वी डिस्कस, तो देखो जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं करके हम बताएंगे कि ये कॉन्सेप्ट कहां से आया। तो मैंने आपको बोला जैसे स्टार्क आइंस्टीन यानी कि सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री से आपका ये क्वांटम यील्ड का कॉन्सेप्ट आया। कैसे आया, क्योंकि इन्होंने क्या बोला था, सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री का जो स्टेटमेंट है वो मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री यानी कि स्टार्क आइंस्टीन लॉ आपको ये बोलता है कि अगर आपके पास एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है किसी फोटोकेमिकल रिएक्शन में, तो ये एक ही फोटोन को ऑब्जॉर्ब करेगा। ओके, और अगर n नंबर के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपकी रिएक्शन में प्रेजेंट है तो वो n नंबर के फोटोन को ऑब्जॉर्ब करेगा। तो इसके लिए स्टेटमेंट आप ये लिखिएगा, बाकी पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको आगे लेके चलती हूँ तो क्या आप बोलेंगे। तो ये बोल रहा है फोटोन ऑब्जॉर्ब बाय वन मॉलिक्यूल, सपोज आपकी एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है और उस रिएक्शन में जो आपके पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, तो एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के थ्रू कितने फोटोन ऑब्जॉर्ब होंगे, वन फोटोन ऑब्जॉर्ब होंगे, और एक फोटोन के लिए हम एनर्जी किसके इक्वल रखेंगे, एच न्यू के इक्वल रखेंगे। तो इस वन फोटोन के लिए जो एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू। तो हमको क्या है ये चीज मिली, अगर एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है तो एक रिएक्टेंट क्या है, एक फोटोन को ऑब्जॉर्ब करेगा, उसके लिए एनर्जी किसके इक्वल होगी, एच न्यू के इक्वल होगी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं एक मॉलिक्यूल को किस में कन्वर्ट कर दूं, वन मोल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दूं, तो आपको पता है एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, एन नंबर के मॉलिक्यूल होंगे। एन मॉलिक्यूल मतलब क्या हुआ, एवोगैड्रो नंबर, तो हमने यहाँ पर को क्या है एन लिखा है, एन एक मोल में कितने मॉलिक्यूल, एवोगैड्रो नंबर के मॉलिक्यूल यानी कि एन मॉलिक्यूल, तो हमने लिखा वन मोल इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो अगर एन नंबर के मॉलिक्यूल देखेंगे कितनी एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है एन नंबर के फोटोन को ऑब्जर्व करेंगे, और एन नंबर के फोटोन के लिए अगर हम एनर्जी निकालेंगे तो एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, E इज इक्वल टू एच एन एच न्यू के इक्वल आएगी। तो आपके अगर n नंबर के मॉलिक्यूल हैं तो n नंबर के मॉलिक्यूल कितने फोटोन को एब्जॉर्ब करेंगे, सिंपल सी बात n एच न्यू को ऑब्जॉर्ब करेंगे। तो हमने ये इक्वेशन जो निकाली है, ये इक्वेशन मैं आपको लास्ट के लेक्चर पे जहां मैंने आपको टाइप ऑफ फोटो एक्साइटेशन का कॉन्सेप्ट बताया था वहां भी मैंने ये इक्वेशन का यूज किया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन रहती है फोटो केमिस्ट्री के अंदर। तो ये जो इक्वेशन है E इज इक्वल टू एन एच न्यू, ये इक्वेशन किसके लिए है, अगर आपके पास नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल वन मोल है देन उस केस में कितने अमाउंट की एनर्जी ऑब्जॉर्ब की जाएगी ड्यूरिंग रिएक्शन, उसको हम दिखाते हैं बाय दिस इक्वेशन E इज इक्वल टू एन एच न्यू। ओके, अब ये बोल रहा है ना, यहाँ पे जो आपका ये E लिखा हुआ है इसको एक टर्म दिया जाता है पर्टिकुलरली, इसे बोला जाता है आइंस्टीन। ओके, तो इसे क्या बोलते हैं, आइंस्टीन बोलते हैं। तो आइंस्टीन एक्चुअल में होता क्या है, हमसे अगर पूछा जाए आइंस्टीन क्या होता है तो हम बोलेंगे वन मोल मॉलिक्यूल, अगर आपके पास वन मोल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन में, तो वन मोल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के थ्रू कितने अमाउंट के फोटोन या फिर कितनी अमाउंट की एनर्जी ऑब्जॉर्ब की जाएगी ड्यूरिंग रिएक्शन, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस आइंस्टीन, जो कि किसके इक्वल है, E इज इक्वल टू एच न्यू। और ये जो इक्वेशन है, अगर मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट बोलूं तो इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोसेस फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसको ये चीज आपने याद रखना है, ये जो इक्वेशन मिलती है इसी को बोलते हैं प्राइमरी प्रोसेस फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन। ओके, अब एक और चीज यहाँ लिखा है कि यहाँ जो आपका आइंस्टीन है ये क्या है, यूनिट ऑफ फोटोकेमिकल इंटेंसिटी, इस आइंस्टीन को क्या बोला जाता है, यूनिट ऑफ फोटोकेमिकल इंटेंसिटी भी बोला जाता है। तो ये जस्ट पॉइंट आपको ये चीज भी माइंड पर रखनी है। तो आप इसे ऐसे ही दिखेगा कि एज वी डिस्कस, हमने डिस्कस किया, और ब्रैकेट में यहाँ पर को सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री और स्टार्क आइंस्टीन लॉ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये लॉज मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस करा चुकी हूँ, उनका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, अगर आपको देखने हैं तो आप वहां से देख लीजिएगा। ओके,
अब देखिए अब आगे पर्टिकुलरली पढ़ते हैं। तो अब ये क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है इन दिस केस क्वांटम यील्ड। इन दिस केस का मतलब क्या है, ये बोल रहा है अगर आप स्टार्क आइंस्टीन लॉ या फिर सेकंड लॉ ऑफ फोटो केमिस्ट्री पे डिस्कशन ले रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर केस के लिए हम लोग क्वांटम यील्ड को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पे सेम चीज है, क्वांटम यील्ड का फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम रहेगा, बट यहाँ पे अब क्या है, हम लोग एक सिंगल मॉलिक्यूल के बदले मोल ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की बात करेंगे। अब ये क्या बोल रहे हैं, जो क्वांटम यील्ड है वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल रिएक्टिंग इन अ गिवन टाइम। अब हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्टिंग इन अ गिवन टाइम के बदले नंबर ऑफ मोल, यानी कि मॉलिक्यूल को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, आप मोल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब हम मॉलिक्यूल के बदले क्या ले रहे हैं, मोल्स ले रहे हैं, यानी कि अब हम लोग पर्टिकुलरली यहाँ पे n नंबर के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। समझ में आया, यानी कि n नंबर के मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मोल। तो अब हमने बोला कि नंबर ऑफ मोल रिएक्टिंग इन अ गिवन टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइंस्टीन ऑब्जर्व। तो देखो अब हमने क्या है, यहाँ पर को नंबर ऑफ फोटोन ऑब्जर्व नहीं कहा, नंबर ऑफ आइंस्टीन ऑब्जर्व का। क्यों, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री और स्टार्क आइंस्टीन लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपके पास n नंबर की मॉलिक्यूल है या फिर वन मोल आपके पास मॉलिक्यूल है, तो 1 मोल मॉलिक्यूल या फिर n नंबर के मॉलिक्यूल कितने अमाउंट की एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे, NH nu। और NH nu को आप किससे इक्वल रखते हैं, आइंस्टीन को इक्वल रखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू है n फोटोन। अगर आपके पास n नंबर के फोटोन है तो n नंबर के फोटोन को आप किसके इक्वल रखते हैं, आइंस्टीन के। तो अब हमने यहाँ पर को फोटोन वगैरह ना बोल के आइंस्टीन बोला। तो ये देखो आपका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन थी वो किस तरीके से शिफ्ट होगी। हम लोग क्या करते हैं, स्टार्क आइंस्टीन में हम मोल की बात करते हैं, मॉलिक्यूल की बात नहीं करते, मोल की बात करते हैं, आइंस्टीन का कॉन्सेप्ट आता है। तो इनके टर्म में हमने क्वांटम यील्ड को कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस करना है और आप इस तरीके से लिखिएगा। ओके, और आगे क्या बोल रहा है, और करके बोल रहा है जो क्वांटम यील्ड है वो किसके इक्वल है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि कितनी आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है। यानी कि केमिकल रिएक्शन में क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तो आपके इन्वॉल्व होंगे, तो वो हम इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, कितने नंबर के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं डिवाइडेड बाय आइंस्टीन ऑब्जर्व, यानी कि कितने अमाउंट की आपकी आइंस्टीन ऑब्जर्व हुई है। अब आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द वैल्यू में वरी फ्रॉम 1 to 10 to the power 10, ये 10 to the power 10 है। ओके, तो ये ऐसा हो गया। तो ये बोल रहा है जो आपकी क्वांटम यील्ड की वैल्यू है वो कहां से कहां तक वरी कर रही है, 1 से लेके 10 to the power 10 तक जा सकती है, और सम केसेस में क्या है, ये लेसर देन 1 भी हो सकती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से क्या चीज निकला कि जो क्वांटम यील्ड है इसकी वैल्यू 1 के इक्वल नहीं रहती, इसकी वैल्यू क्या है, लेसर देन 1 भी हो सकती है और ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। और कब होगी, कैसे केसेस में होगी, कौन सी रिएक्शंस में होगी, उसको अब हम आगे डिस्कस करते हैं। इतनी चीज क्लियर आई, तो यहाँ तक पहले आपने लिखना है। देन इसके बाद यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है, डेरिवेशन ऑफ क्वांटम यील्ड। अब ये डेरिवेशन ऑफ क्वांटम यील्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कैसे आपकी क्वांटम यील्ड की वैल्यू क्या है। कभी कभार 1 से ज्यादा हो जाती है और कभी कभार 1 से कम होती है। तो अगर क्वांटम यील्ड की वैल्यू 1 से ज्यादा हो रही है तो क्या होगा, 1 से कम हो रही है तो क्या होगा, ये चीज को हम कहाँ डिस्कस करेंगे, डेरिवेशन इन क्वांटम यील्ड पे। देन हम पर्टिकुलरली अपनी रिएक्शन पे जाएंगे। इतनी चीज क्लियर आई। तो देखो डेरिवेशन ऑफ क्वांटम यील्ड पे आप क्या लिखेंगे, आपने सारे यही पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, एग्जाम पे। ठीक है, तो देखो डेरिवेशन ऑफ क्वांटम यील्ड आपको क्या बोल रहा है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको थ्योरी के साथ लेते हुए चल रही हूँ। तो सुनिएगा यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है फोटोकेमिकल इक्विवेलेंट लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस। इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है जो अभी आपने ये लॉ पढ़ा सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, जिसे आप फोटोकेमिकल इक्विवेलेंट लॉ या फिर आप आइंस्टीन इक्विवेलेंट लॉ भी बोल सकते हैं। तो ये जो लॉ है ये सिर्फ प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल होता है। अब ये जो प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस है, अब ये क्या होती है, देखिए इनको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो होता ये है, जो हमारे फोटोकेमिकल प्रोसेस होती है ना, इनको हम दो पार्ट में तोड़ते हैं। एक होता है प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस, एक होता है सेकेंडरी फोटोकेमिकल प्रोसेस। अब प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है और सेकेंडरी फोटोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है, तो देखिए होता क्या है, जब भी आप फोटोकेमिकल रिएक्शन कराएंगे तो उसमें आपके पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा और इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को आप इरेडिएट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन। तो अगर आपने अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को इरेडिएट किया इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन, तो होगा क्या, आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अपनी एक्टिवेटेड स्टेट यानी कि अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो ये जो आपका फर्स्ट स्टेप है इसी को बोला जाता है प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस। ओके, तो ये जो स्टेप है जिसमें आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को आपने फोटोन दिया और ये फोटोन को ऑब्जर्व करके अपनी एक्टिवेटेड स्टेट या फिर अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो इस स्टेप को आप क्या बोलते हो, प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस। ओके, अब सेकेंडरी फोटोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है, तो देखिए आपका जो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ये अब क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली या फिर आप बोल सकते हो एक्टिवेटेड स्पीसीज है, ये आपके एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है। तो अगर आपके पास कोई एक्साइटेड स्टेट में स्पीसीज है, कोई आपके पास एक्टिवेटेड स्पीसीज है, तो ये आपकी अनस्टेबल स्पीसीज है। अब ये क्या करती है ना, फर्दर डिफरेंट टाइप की फोटोकेमिकल रिएक्शन करा के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है। तो ये जो आपका सेकेंड स्टेप रहता है इसी को आप बोलते हो सेकेंडरी फोटोकेमिकल प्रोसेस।
प्रोसेस। तो कितना आसान है, ये जो फर्स्ट स्टेप है इसे आप बोलते हो प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस, और इस स्टेप को आप क्या बोलते हो, सेकेंडरी फोटोकेमिकल प्रोसेस। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये बोल रहा है कि ये जो क्वांटम यील्ड वगैरह का आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, ये सिर्फ प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है। क्यों है, क्योंकि देखो सिर्फ प्राइमरी वाला जो स्टेप है हमारा फोटोकेमिकल प्रोसेस में, जो प्राइमरी स्टेप है, इसमें ही हम लोग क्या है, फोटोन की बात कर रहे हैं। इसके बाद तो कहीं फोटोन वगैरह की बात नहीं आ रही, फोटोन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। तो क्वांटम यील्ड का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ एप्लीकेबल होता है, सिर्फ प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस में एप्लीकेबल होता है। तो होता क्या है जिसके बाद, तो ये बोल रहा है एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से हमको क्या देखने को मिलता है कि प्राइमरी एब्जॉर्प्शन ऑफ वन क्वांटा, यानी कि प्राइमरी जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है एक क्वांटा का, इसकी वजह से क्या है, एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपका क्या होता है, डिसोशिएट होता है। यानी कि एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपका कहाँ चले जा रहा है, एक्साइटेड स्टेट में चले जा रहा है। इतनी चीज क्लियर आई। तो इसकी वजह से इस टाइप की रिएक्शंस के लिए अगर हम लोग क्वांटम यील्ड की वैल्यू निकालें तो हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोशिएट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोशिएट मतलब कितने नंबर के मॉलिक्यूल डिसोशिएट होंगे, जितने आपके पास इनिशियली रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोशिएट मतलब कितने नंबर के आपके पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटोन ऑब्जर्व, यानी कि कितने नंबर का फोटोन आपका ऑब्जर्व हुआ। तो हमने बोला एक नंबर के आपके पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था, एक ही फोटोन ऑब्जर्व हुआ। तो यहाँ पे जो हमको क्वांटम यील्ड की वैल्यू मिली वो किसके इक्वल मिली, 1 के इक्वल मिली। तो ये तो आपका एक नेचुरल कॉज, मतलब एक नॉर्मल बोल सकते हो एक नॉर्मल स्टेप है जिसमें आपको क्या है, क्वांटम यील्ड की वैल्यू 1 के इक्वल मिल रही है। ओके, लेकिन अब हमने देखना है कि आपका कब क्वांटम यील्ड की वैल्यू 1 से ज्यादा और कब क्वांटम यील्ड की वैल्यू 1 से कम होती है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे। तो अब आप लिखेंगे, ये तो अभी हमने प्राइमरी प्रोसेस की बात की, अब आपके पास क्या आएगी, सेकेंडरी प्रोसेस। अब आपको पता है सेकेंडरी प्रोसेस में क्या होता है, ये जो आपका एक्साइटेड स्टेट में जो आपकी स्पीसीज पहुंची थी, क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट में है तो ये हाईली अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगी, फर्दर रिएक्शन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। तो इस स्टेप को आप क्या बोलते हो, सेकेंडरी फोटोकेमिकल स्टेप। और यही सेकेंडरी फोटोकेमिकल स्टेप रिस्पॉन्सिबल होता है क्वांटम यील्ड की वैल्यू को डिस्टर्ब करने के लिए। कैसे, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ये बोल रहा है इन मोस्ट ऑफ द केसेस द मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड फोटोकेमिकली इनिशिएट अ सीरीज ऑफ थर्मल रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी रिएक्शन। तो ये बोल रहा है ऐसे बहुत से केसेस में देखा गया है कि ये जो आपको मॉलिक्यूल मिला है जो कि क्या है, फोटोकेमिकली एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है, ये क्या करता है, नंबर ऑफ रिएक्शंस को इनिशिएट करता है। यानी कि ये अगेन एक रिएक्शन को इनिशिएट कर रहा है, बिकॉज ये एक्साइटेड स्टेट में है तो ये रिएक्शन को अगेन चलाएगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ जो रिएक्शन होती है वो थर्मल रिएक्शन होती है। यहाँ आप अगेन क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शन नहीं होगी, अब यहाँ पर सीरीज ऑफ थर्मल रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो किया जाएगा, जिसकी वजह से क्या आपको आपका फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा विच इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी। मतलब ये जो पूरी रिएक्शन है इसको आप क्या बोलोगे, सेकेंडरी रिएक्शन बोलोगे। और ये बोल रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस टू केसेस अराइज, और इसी सेकेंडरी रिएक्शन की वजह से आपके पास दो केस अराइज होते हैं। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्राइमरी प्रोसेस तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन ये सेकेंडरी प्रोसेस आपकी कैसे प्रोसीड हो रही है उसके बेसिस पर आपके पास दो केस अराइज होते हैं। और वो दो केस क्या है, पहला केस ये बोल रहा है मैनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अंडरगोज अ केमिकल चेंज बाय एब्सॉर्बिंग अ वन फोटोन, एज अ रिजल्ट द क्वांटम यील्ड इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है हमको ऐसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस देखने को मिलेंगी जहां पे आपके पास क्या है, मैनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अंडरगोज केमिकल चेंज, यानी कि आपके पास बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे जो कि केमिकल चेंज कर रहे होंगे, जो कि फोटोकेमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे। किसके थ्रू, सिर्फ एक फोटोन के थ्रू। तो हमने तो ऐसा नहीं पढ़ा था, हमने ऐसा पढ़ा था कि एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक फोटोन की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है मैनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अंडरगोज अ केमिकल चेंज बाय ओनली वन फोटोन। यानी कि आपके पास मैनी, यानी कि मैनी को अगर मैं n नंबर के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की बात करूं तो आपके पास मैनी नंबर के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जो कि किसके थ्रू रिएक्शन करा रहे हैं, किसके थ्रू एक्साइट हो रहे हैं, सिर्फ वन फोटोन के थ्रू एक्साइट हो रहे हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे फोटोन तो एक है लेकिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है, बहुत ज्यादा है। तो हमारा जो ये रेशियो है वो अब डिस्टर्ब हो जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास बहुत सारे हैं, सपोज नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है हमारे पास 5 और फोटोन हमारे पास 1 है, तो यानी कि अब आपका रेशियो 1/1 नहीं आया, अब आपका रेशियो क्या आया, 5/1। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको जो क्वांटम यील्ड की वैल्यू है वो आपको क्या मिलेगी, ग्रेटर देन 1 मिलेगी। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 1 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 5, यानी कि यहाँ जो आपको वैल्यू मिली क्वांटम यील्ड की वो क्या मिली, 5। यानी कि क्वांटम यील्ड की वैल्यू अब आपको क्या मिलेगी, ग्रेटर देन 1, यानी कि एक से ज्यादा मिलेगी। कैसे केस में, जब आपके पास बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे और वो बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही फोटोन के थ्रू रिएक्शन में
इन्वॉल्व होंगे, यानी कि आपको एक ही फोटोन की आपको नीड पड़ी और एक फोटोन की वजह से इतने सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपके एक्साइट हो गए या फिर रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गए। तो अगर आपको ऐसा केस कहीं पे देखने को मिलता है तो उस केस में आपकी क्वांटम यील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, ग्रेटर देन 1 हो जाती है। और इसी क्या उल्टा क्या हो जाएगा, ये बोल रहा है इन सम केसेस द मॉलिक्यूल में बी डीएक्टिवेटेड फोटोन केमिकली अंडर द डीएक्टिवेशन, देन लेस देन 1 मॉलिक्यूल में बी रिएक्ट पर क्वांटा ऑफ रेडिएशन। इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है अगर आपने एक क्वांटा ऑफ रेडिएशन लिया है यानी कि 1 फोटोन लिया है, तो कभी कभार ऐसी रिएक्शन भी देखने को मिलती है कि एक फोटोन की वजह से एक से कम मॉलिक्यूल आपका क्या होता है, रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, यानी कि या फिर आप बोल सकते हो फोटोकेमिकली क्या होता है, एक्साइटेड होता है। यानी कि आपने फोटोन तो कितने लिए, 1, तो अगर एक फोटोन है तो एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्शन में इन्वॉल्व होना चाहिए। लेकिन इस केस में आपका क्या होगा, आपने फोटोन तो एक लिया लेकिन आपको जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए वो कितने हुए, 0.5, यानी कि एक से कम। यानी कि जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं उतने आपके पास फोटोन नहीं है। फोटोन आपने एक लिया लेकिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपको एक से क्या मिले, कम। तो इस केस में अगर आप रेशियो निकालोगे, अगर आप ऊपर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और नीचे फोटोन रखोगे तो 0.5 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो बड़ी वैल्यू को छोटे से माइनस करोगे तो आपको वैल्यू क्या होगी, 1 से कम मिलेगी। तो यहाँ पे हमारी जो क्वांटम यील्ड की वैल्यू आएगी वो आपकी क्या होगी, लेसर देन 1 होगी। तो देखो हमारे पास दो केस अराइज हो जाते हैं। एक केस में हमारे पास क्वांटम यील्ड की वैल्यू लेसर मोर देन 1 होती है और एक केस में लेसर देन 1 होती है। तो मोर देन का 1 कब होगी, जब आपके पास फोटोन तो एक होगा लेकिन एक फोटोन की हेल्प से क्या होंगे, बहुत सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्साइटेड हो जाएंगे और इस केस में आपकी क्वांटम यील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। लेकिन अगर आपके पास एक फोटोन तो है लेकिन एक फोटोन भी क्या है, एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्साइट नहीं कर पा रहा है, देन उस केस में आपकी क्वांटम यील्ड की वैल्यू घट जाएगी यानी कि लेसर देन 1 हो जाएगी। तो ये दो केस अराइज होते हैं बाय दिस सेकेंडरी रिएक्शन। ओके, अब ये दो केसेस को हम पर्टिकुलरली डिस्कस करते हैं, एग्जांपल्स और इनके रीजन डिस्कस करते हैं कि क्यों ये केस अराइज हो रहे हैं। ओके, अब तो देखिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ आपके एग्जांपल। तो देखो पहले हम वो केस ले रहे हैं जहां पे आपकी क्वांटम यील्ड की वैल्यू क्या है, हायर है। तो यहाँ लिखा है एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन हैविंग अ हायर क्वांटम यील्ड वैल्यू, यानी कि आपके लिए जो 5 की वैल्यू है वो कब आपकी ग्रेटर देन 1 आएगी उसको हमने डिस्कस करना है। कौन से एग्जांपल्स में आपको ये देखने को मिलेगा कि फोटोकेमिकल रिएक्शन तो है बट उन फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्वांटम यील्ड की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 आई। ओके, तो देखो होगा क्या ना, पहले रिएक्शन डिस्कस कराऊंगी देन रीजन देखेंगे। रीजन किसका देखेंगे, समझ में आ रहा, रीजन हम ये देखेंगे कि अभी अभी जैसे मैंने आपको बोला कि आपको हायर क्वांटम यील्ड की वैल्यू यानी कि क्वांटम यील्ड इज ग्रेटर देन 1 आपको तब मिलता है जब आपकी किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन में फोटोन तो सिर्फ एक होता है लेकिन एक फोटोन की वजह से आपके नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या हो रहे होते हैं, एक्साइट हो रहे होते हैं। तो ऐसी फोटोकेमिकल रिएक्शंस में आपको क्वांटम यील्ड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिलती है। तो अब ऐसी केमिकल रिएक्शन में हुआ क्या ऐसा जिसकी वजह से एक फोटोन की वजह से इतने सारे आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्साइटेड हो गए, इतने सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फोटोकेमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गए, इसके पीछे का रीजन क्या है वो रीजन हम देखेंगे। और सिमिलरली हमने जैसे दूसरे केस में देखा कि आपके पास एक फोटोन तो है बट एक सिंगल फोटोन भी एक सिंगल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्साइट नहीं कर पा रहा है, ऐसा केस भी आपके पास अराइज होता है। और अगर ऐसा केस है देन उस केस में आपकी क्वांटम यील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो हम ये भी देखेंगे ऐसी कौन सी रिएक्शन है जहां ये केस देखने को मिलता है और क्या ऐसा रिएक्शन के अंदर हो रहा है कि आपने एक फोटोन तो डाला लेकिन एक फोटोन की हेल्प से भी क्या है आपका एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक्साइट नहीं हो पा रहा, इसका रीजन भी हम डिस्कस करेंगे। समझ में आया? अब देखो स्टार्ट करते हैं। तो पहले रिएक्शंस पे बात करें तो यहाँ पे आपको दो रिएक्शंस दिखाई हुई है। रिएक्शंस आपकी बहुत है बट दो रिएक्शन अगर आप समझ जाएंगे देन वो इनफ है। तो फर्स्ट रिएक्शन आपकी क्या है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाय द लाइट ऑफ वेवलेंथ 3100 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये बोल रहा है अगर आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इसका आपने डिकम्पोजिशन कराया वाटर और O2 में, बट किसकी प्रेजेंस में कराया, फोटोन्स की प्रेजेंस में कराया, फोटोकेमिकल रिएक्शन आपने कराई। देन उस केस में क्या होगा, ये जो रिएक्शन है इसके लिए जो आपको क्वांटम यील्ड की वैल्यू मिलेगी वो ग्रेटर देन 1 मिलेगी विच इज 7। ओके, तो आपने बस ये रिएक्शन लिखनी है कि अगर आप किसी भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन तो आपको 2H2O और O2 मिलेगा। लेकिन ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है यहाँ आपको क्वांटम यील्ड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिलेगी विच इज 7। ओके, अब ऐसे सिमिलर दूसरी रिएक्शन है। दूसरी रिएक्शन क्या है, ये बोल रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ CO एंड Cl2। ये बोल
रहा है अगर आप CO और Cl2 को कंबाइन करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और लाइट की वेवलेंथ आपको दी हुई है कि वेवलेंथ कितनी है 4000 टू 4360 एंगस्ट्रॉम है, देन उस केस में ये जो रिएक्शन है ये भी आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन है। लेकिन इस फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए जो क्वांटम यील्ड की वैल्यू है वो अगेन आपकी क्या है, ग्रेटर देन 1 विच इज 10। ओके, तो ये दोनों रिएक्शंस में आप साफ साफ देख रहे हैं कि इन दोनों रिएक्शन में आपकी क्वांटम यील्ड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अब इसका रीजन क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो फॉलोइंग आर द रीजन फॉर द हाई क्वांटम यील्ड। तो रीजन क्या है पहले आप सुनेगा। तो क्या बोल रहा है, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है द एक्साइटेड एटम्स और द मॉलिक्यूल और अ फ्री रेडिकल प्रोड्यूस इन अ प्राइमरी प्रोसेस अंडरगोज अ सेकेंडरी प्रोसेस। तो ये चीज अभी मैंने आपको बोली कि जब भी आप प्राइमरी प्रोसेस कराते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन का, तो उसमें क्या आपको आपकी एक्साइटेड स्पीसीज मिलती है। मैं आपको वापस से दिखा रही हूँ। सपोज कीजिए आपने एक फोटोकेमिकल रिएक्शन कराई, तो उसमें आप अपना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लोगे, इसके ऊपर फोटोन डालोगे यानी कि इसे इरेडिएट करोगे, तो फोटोन मिलने की वजह से, इसको एनर्जी मिलने की वजह से ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में चली जाएगी। तो इसी एक्साइटेड स्पीसीज की बात की है। ये बोल रहा है द एक्साइटेड एटम, ये जो आपका एक्साइटेड एटम है, ये जो आपका एक्साइटेड मॉलिक्यूल भी हो सकता है और ये आपका एक्साइटेड फ्री रेडिकल भी हो सकता है, जो कि किसके थ्रू प्रोड्यूस हुआ है, प्राइमरी प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस हुआ है। अब ये क्या करेगा, अगर ये प्रोड्यूस हो गया यहाँ पे तो रिएक्शन फिनिश नहीं होगी, क्योंकि ये एक्साइटेड स्पीसीज है, तो ये फर्दर रिएक्शन करेगी और इसके बाद की जो रिएक्शन होती है उसे आप क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोसेस। यानी कि आप बोलेंगे ये जो एक्साइटेड स्पीसीज अब ये कहाँ आएगी, कहाँ इन्वॉल्व होगी, सेकेंडरी प्रोसेस में इन्वॉल्व होगी, यानी कि अब ये सेकेंडरी प्रोसेस करवाएगी। अब सेकेंडरी प्रोसेस के अंदर क्या होगा, तो ये बोल रहा है ईच सेकेंडरी प्रोसेस गिव्स राइज सम फर्दर एक्साइटेड पार्टिकल। अब देखो होता क्या है, कुछ रिएक्शन में, ये जो रिएक्शंस मैंने दिखाई है, इन रिएक्शंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, जब आपका जो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जो कि एक्साइटेड स्टेट में था, अब ये क्या करेगा, जब रिएक्शन सेकेंडरी स्टेप कर रहा है तो सेकेंडरी स्टेप में क्या करेगा, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। लेकिन कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि कुछ रिएक्शन में ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जो कि एक्साइटेड स्टेट में था, ये फर्दर सेकेंडरी प्रोसेस करा के क्या है, फर्दर नए नए टाइप के एक्साइटेड स्पीसीज को जनरेट करता है। तो ये बोल रहा है द सेकेंडरी प्रोसेस गिव्स राइज सम फर्दर एक्साइटेड स्टेट, यानी कि सेकेंडरी प्रोसेस में भी आपको नए नए एक्साइटेड पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। और ये क्यों मिलते हैं उसका रीजन मैं भी नीचे बताऊंगी। और क्या बोल रहे हैं, एक्साइटेड पार्टिकल्स भी बोल सकते हो और एक्साइटेड रेडिकल्स भी बोल सकते हो, which initiate a sequence of reactions so that a many reactant molecule undergoes a chemical change through a chain mechanism। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मैं रीजन आपको बताती हूँ, रीजन आपको यहाँ से पता चलेगा। देखो होता क्या, मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। देखो पास एक रिएक्शन है, मैं वापस से आपको दिखा रही हूँ। सपोज कीजिए आपके पास रिएक्शन है, उसमें आपके पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा। ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को आप क्या करोगे, फोटोन्स दोगे, H दोगे और इसको क्या है, इसकी एक्साइटेड स्टेट यानी कि R स्टेट में पहुंचाओगे। तो ये जो स्टेप बनता है इसे आप क्या बोलते हो, प्राइमरी प्रोसेस। ये आपकी क्या है, प्राइमरी प्रोसेस है। ठीक है, अब हुआ क्या, प्राइमरी प्रोसेस के बाद आप कहाँ जाओगे, सेकेंडरी प्रोसेस। तो ये बोल रहा है जब आप सेकेंडरी प्रोसेस में जाओगे तो इस R स्टार को उठाओगे, यानी कि यहां से आपने इस R स्टार को उठाया और सेकेंडरी प्रोसेस में इन्वॉल्व किया। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये R स्टार किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जहां आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो आपका R स्टार है यानी कि जो एक्साइटेड स्पीसीज है, ये फर्दर क्या है, नई नई एक्साइटेड स्पीसीज में अगेन टूट जाती है। ओके, और ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, जब आप फ्री रेडिकल्स पढ़ते हैं, जब आपने फ्री रेडिकल को पढ़ा था तो वहां पे आप जो मैकेनिज्म पढ़ते हैं वो क्या होता है, चेन मैकेनिज्म। तो वहां पे आपके पास नंबर ऑफ स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन, अलग अलग स्टेप्स होते हैं। उन सारे स्टेप्स में आपको क्या है, कुछ ना कुछ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल देखने को मिलता है। तो उन्हीं की बात की है, यानी कि कुछ रिएक्शंस ऐसी है जिसमें आपकी सेकेंडरी स्टेप में जो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बन रहा है, सेकेंडरी स्टेप में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ये बन रहा है, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है, फर्दर नई नई एक्साइटेड स्टेट में टूट रहा है। और ये कैसे टूटता है उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। देखिए होता क्या है, सपोज कीजिए आप ये फोटोकेमिकल रिएक्शन करा रहे थे, ठीक है, ये जो मैंने दिखाया ये फोटोकेमिकल रिएक्शन करा रहे थे, और आपको पता है इसमें जो प्राइमरी प्रोसेस है इसमें क्या होता है, आप अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को इरेडिएट करते हो विद द हेल्प ऑफ फोटोन और इसको एक्साइटेड स्टेट में भेजते हो। तो अगर हम सपोज करते हैं कि आपने अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को फोटोन दिया और फोटोन की जो वैल्यू थी ये इनफ से ज्यादा थी, यानी कि जितना आपको चाहिए था उससे ज्यादा थी, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इस पॉइंट को पढ़िएगा आपको क्लियर होगा। ये बोल रहा है द एनर्जी एब्जॉर्ब इन अ प्राइमरी प्रोसेस
मे बी मोर देन सफिशिएंट। तो ये क्या है, आपने जो एनर्जी दी प्राइमरी प्रोसेस में वो क्या है, सफिशिएंट से ज्यादा है, जितने की आपको नीड थी उससे ज्यादा है। इसका मतलब देखो कि सपोज करो आपका ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, इसे आपने फोटोन दिया और इसे क्या है, एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए जो एनर्जी की नीड थी वो एक्स अमाउंट की एनर्जी की नीड थी, ओके। लेकिन आपने इसे क्या है, वाई अमाउंट की एनर्जी दी, क्योंकि वाई अमाउंट की एनर्जी क्या है, एक्स से ज्यादा है। तो अगर आपने अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को वाई अमाउंट की एनर्जी दी, तो आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ने एक्स अमाउंट की एनर्जी को, तो देखो दी तो आपने वाई अमाउंट की, तो एक्स अमाउंट की एनर्जी तो इसने कहाँ यूज कर दी, एक्साइटेशन में यूज कर दी। तो जो बची हुई अमाउंट की एनर्जी होगी, क्योंकि वाई अमाउंट की आपने एनर्जी दी थी, वाई अमाउंट आपका ज्यादा है कंपेयर टू एक्स, तो होगा क्या, कुछ अमाउंट की एनर्जी इसके पास होगी। सपोज ऐसे समझते हैं, y की वैल्यू सपोज 5 है, x की वैल्यू 4 है, तो आपने दी से 5 अमाउंट की एनर्जी, इसने 4 का यूज कर लिया, बचा क्या 1। तो अभी भी इसके पास यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में क्या है, कुछ अमाउंट की एनर्जी बची हुई है। तो अब इस एनर्जी का यूज करके क्या करता है, ये फर्दर अपने आप को तोड़ता है अलग अलग एक्साइटेड स्टेट में। इतनी चीज क्लियर आई। अब देखो अगर ये अलग अलग एक्साइटेड स्टेट में टूट रहा है, तो अब ये एक्साइटेड स्टेट क्या है, अलग अलग टाइप के आपको प्रोडक्ट देंगे। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला कि आपके पास इनिशियली क्या था, एक ही फोटोन था, आपने एक फोटोन की हेल्प से क्या है, अलग अलग टाइप के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बनाए और अलग अलग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की वजह से अलग अलग प्रोडक्ट बने। यानी कि एक ही फोटोन की वजह से हमने अलग अलग यानी कि डिफरेंट टाइप के, या फिर आप बोल सकते हो एक से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के थ्रू फोटोकेमिकल रिएक्शन कराए। इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एक फोटोन ने एक से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्साइट किया। इट मीन इस केस में आपकी क्वांटम यील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1। तो यही केस तो आपका बनता है। तो उसी की थ्योरी यहाँ पे लिखा हुआ, और जनरली ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, जब भी आप चेन मैकेनिज्म कराते हैं, यानी कि फ्री रेडिकल रिएक्शंस कराते हैं, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है, जब भी फोटोन के थ्रू रिएक्शन होती है, जब भी फोटोन का थ्रू आप क्लीवेज कराते हैं, तो आपको रेडिकल्स मिलता है। पूरी फोटोकेमिस्ट्री में आप चेन मैकेनिज्म को ही फॉलो करते हो, रेडिकल्स को फॉलो करते हैं। तो इस केस में आपको क्या है, जनरली इस टाइप के स्टेप्स देखने को मिलते हैं, ओके। अब आगे क्या बोल रहा है, इसको अगर मैं रिपीट करूं जो मैंने ये पॉइंट बताया, अब देखो अगर इसे अगेन रिपीट करूं, तो ये क्या बोल रहा है, द एनर्जी ऑब्जर्व इन अ प्राइमरी प्रोसेस may be more than the sufficient to bring about the primary reaction and the excess is passed on to many other reactant molecule। मतलब वही हुआ कि आपने, आपके पास जो reactant molecule था इनिशियली, इसके लिए एनर्जी, इसको एक्साइटेशन के लिए एनर्जी जो थी वो काफी कम चाहिए थी, लेकिन आपने एक फोटोन की एनर्जी दे दी, तो एक फोटोन से भी कुछ एनर्जी बच गई, इसने कम एनर्जी का यूज करके एक्साइटेशन करा लिया। लेकिन जो एनर्जी यहाँ पे बची हुई है, अब वो एनर्जी का यूज क्या है, ये दूसरे मॉलिक्यूल के थ्रू फोटोकेमिकल रिएक्शन कराने के लिए यूज करेगा, जिस वजह से क्या है, आपको एक से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा फोटोकेमिकल रिएक्शन में। लेकिन वहां पे आपको जो रेडिएशन मिलेगी, जहां वहां पे जो आपको फोटोन मिलेगा वो सिर्फ एक मिलेगा। तो ऐसे केस में आपकी क्वांटम यील्ड की वैल्यू आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। अब दूसरा एक और केस यहाँ पे बताया, एक और रीजन आपको दिया हुआ है कि क्यों क्वांटम यील्ड की वैल्यू बढ़ती है। तो दूसरा रीजन ये है कि हियर इन अ प्राइमरी प्रोसेस द रेडिकल एक्ट एज अ कैटलिस्ट एंड एक्सेलरेट द फर्दर रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी रिएक्शन। तो पूरा ऐसा भी देखा जाता है कि आपकी जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस है, इसमें जो प्राइमरी स्टेप है, इसमें जो आपको रेडिकल्स मिलता है, फोटोन की वजह से जो क्लीवेज होगी उसमें आपको रेडिकल्स मिलेगा। तो कभी कभार कुछ रेडिकल्स जो है वो एज अ कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट करता है, और अगर ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, तो ये जो सेकेंडरी स्टेप है, ये जो आपका सेकेंडरी रिएक्शन चल रहा है, इसकी रेट को क्या करता है, वो बढ़ा देते हैं, यानी कि स्पीड को बढ़ा देते हैं, इसे एक्सेलरेट कर देते हैं। और ऐसा अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर देखा जाता है, तो इस वजह से भी क्या आपके लिए वहां पे क्वांटम यील्ड की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 हो जाती है, ठीक है। वो क्या होती है, ग्रेटर देन 1 भी हो जाती है। तो ये दूसरा केस बनता है। और आगे क्या बोल रहा है, ये करके क्या बोल रहा है, बोल रहा है बिकॉज हियर द इनिशिएशन स्टेप इज अ एक्सोथर्मिक स्टेप which release energy during reaction, so the energy is also responsible for the involvement of a further molecule during a reaction। तो देखो कितना आसान है। ये बोल रहा है जब भी आप क्या करते हैं, ये अपनी रिएक्शन करा रहे हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या है, आपको जो इंटरमीडिएट मिल रहे हैं वो फ्री रेडिकल्स भी मिल रहे हैं, और फ्री रेडिकल्स की वजह से जो मैकेनिज्म आप फॉलो करते हैं वो चेन मैकेनिज्म होता है। और आपको पता है चेन मैकेनिज्म का पहला स्टेप क्या होता है, इनिशिएशन स्टेप। तो ये जो इनिशिएशन स्टेप है, ये बोल रहा है जनरली आपका एक्सोथर्मिक स्टेप होता है, यानी कि इस स्टेप में कुछ ना कुछ अमाउंट की एनर्जी क्या है, रिएक्शन से बाहर निकलती है, रिएक्शन कंडीशन से बाहर निकलती है। तो अगर कुछ एनर्जी रिएक्शन कंडीशन से बाहर निकल रही है, तो ये एनर्जी कहाँ जाएगी, इस एनर्जी का भी आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यूज कर लेता है। यानी कि एक्सोथर्मिक स्टेप में एनर्जी आपकी बाहर निकली, ये जो एनर्जी आपकी रिलीज हुई ड्यूरिंग रिएक्शन, इस एनर्जी की वजह से भी क्या है, आपके रिएक्शन में जो दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थे वो रिएक्ट कर जाते हैं, यानी कि वो फोटोकेमिकल रिएक्शन शो कर जाते हैं,
जिसकी वजह से हमारे फोटोन तो कम थे, लेकिन यहाँ पे अलग अलग चीजों की वजह से, अलग अलग टाइप से एनर्जी मिलने की वजह से आपके एक से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपके क्या है, रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से खुद ब खुद क्वांटम यील्ड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाती है। तो ये रीजन रहता है आपके हाई क्वांटम यील्ड के लिए, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स एंड रीजन आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब इसके बाद आपका दूसरा केस क्या बनता है, जहां पे आपको क्वांटम यील्ड की वैल्यू लेसर मिलती है। तो क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दो अगेन एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो पहला एग्जाम्पल है आपका फोटोकेमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ H प्लस हाइड्रोजन एंड ब्रोमाइड। तो ये हमने देखा हुआ है, अगर आप हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन को फोटोकेमिकली क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इनको आपस में ऐड करेंगे, इनके बीच में एडिशन कराएंगे, तो यहाँ पे आपको 2 HBr तो मिलेगा, लेकिन इस टाइप की फोटोकेमिकल रिएक्शन में जो क्वांटम यील्ड है वो आपको लेसर देन 1 मिलेगी। सिमिलरली दूसरा स्टेप है आपका फोटोलाइसिस ऑफ अमोनिया। तो अगर आपके पास अमोनिया और इसमें आप लाइसिस करा रहे हैं, यानी कि ब्रेक डाउन करा रहे हैं, किसकी हेल्प से, फोटो की हेल्प से, यानी कि HNO की हेल्प से, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको N2 और H2 देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे इस लाइसिस की वजह से भी क्या होगा, आपको जो क्वांटम यील्ड मिलेगा वो लेसर देन 1 मिलेगा। अब इसका रीजन क्या है, क्यों लेसर देन 1 मिलेगा? तो पहला रीजन जो ये बोल रहा है, ये बोल रहा है इफ प्राइमरी प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये बोल रहा है लो क्वांटम यील्ड आपको उस टाइप की फोटोकेमिकल रिएक्शन में देखने को मिलता है जहां पे जो प्राइमरी स्टेप होता है वो रिवर्सिबल होता है। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन मैं आपको थ्योरी के साथ लाऊंगी। तो देखो ना, हुआ क्या, आपको पता है आपकी जो फोटोकेमिकल प्रोसेस है वो दो स्टेप में पूरी हो रही है, एक होता है प्राइमरी स्टेप, एक होता है सेकेंडरी स्टेप। लेकिन हमको फोकस कहाँ किया गया है, प्राइमरी प्रोसेस पे। तो देखो प्राइमरी प्रोसेस अगर मैं बनाऊं, तो सपोज आपके पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था, इसे आपने फोटोन दिया, और इसकी क्या है, एक्साइटेड स्टेट यानी कि आर स्टेट में आपने इसे पहुंचा दिया, ठीक है। अब होगा क्या, ये बोल रहा है अगर ये स्टेप आपका रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल का मतलब पहले समझ जाओ। देखो होता क्या है ना, कभी कभार ऐसा देखने को मिलता है कि आपके पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था, इसे आपने इरेडिएट किया, इसमें यानी कि 1 फोटोन को आपने कंज्यूम करा लिया, और ये क्या, फोटोन को लेता हुआ एक्साइटेड स्टेट में तो पहुंच गया। लेकिन यहाँ पे अगर एक्साइटेड स्टेट में डिफरेंट टाइप की फिजिकल प्रोसेस आपको देखने को मिलेंगी। डिफरेंट टाइप की फिजिकल प्रोसेस मतलब मैंने यहाँ फिजिकल प्रोसेस के नाम भी लिखे, जैसे कोलिजन अगर आपको यहाँ पे देखने को मिला, या फिर यहाँ पे आपको फ्लोरेसेंस देखने को मिला, यहाँ पे आपको सॉरी, या फिर यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, इंटरनल अरेंजमेंट देखने को मिला, या फिर यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो ये एक्साइटेड स्टेट में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो किसी इनर्ट मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आ गया। तो अगर आपका यहाँ पे यानी कि इस एक्साइटेड स्टेट में ये सारे फिजिकल प्रोसेसेस या फिर ये सारे फिनोमिनाज आपको देखने को मिलेंगे, तो होगा क्या, आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो कि एक्साइटेड स्टेट में है, और एक्साइटेड स्टेट में है तो इसका मतलब इसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो इन सारी फिजिकल प्रोसेसेस की वजह से ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, यानी कि अपनी एनर्जी को बाहर फेंक देता है। जिसकी वजह से क्या होगा, अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को, एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा एनर्जी है, अगर अपनी एनर्जी को रिलीज कर देगा तो होगा क्या, आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो जाएगी। और अगर ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो गई तो होगा क्या, आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अब एक्साइटेड स्टेट में तो रहेगा नहीं, अब ये वापस से कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस देखी जाएगी। तो हुआ क्या, इनिशियली आपने अपना एक फोटोन को यूज करा के, एक फोटोन का यूज करके अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्साइटेड स्टेट में तो भेजा था, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में ये डिफरेंट टाइप की फिजिकल प्रोसेसेस होने की वजह से आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ने अपनी एनर्जी को रिलीज कर दिया और वापस से रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू अपनी ग्राउंड स्टेट में आ गया। तो अगर ऐसा चीज आपको किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर देखने को मिलेगा, तो उस केस में आपको क्वांटम यील्ड की वैल्यू वहां पे क्या है, लेसर देन 1 मिलेगी। अब क्यों मिलेगी, देखो सिंपल सी बात है, आपके पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल था एक, आपने इसे एक फोटोन दिया, लेकिन एक फोटोन की वजह से आपने इसे एक्साइट तो किया, बट इन सारी फिजिकल प्रोसेसेस की वजह से वो एक्साइटेड स्टेट से अगेन कहाँ गया, ग्राउंड स्टेट में आ गया। अब देखो अगर वो अगेन ग्राउंड स्टेट में आ गया तो फर्दर तो रिएक्शन यहाँ पर को पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रिएक्शन अगर आपने फोटोकेमिकल रिएक्शन करानी है तो आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपको एक्साइटेड स्टेट में चाहिए। अगर एक्साइटेड स्टेट में कोई स्पीसीज ही नहीं है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा नहीं। इसका मतलब आपने एक फोटोन को तो कंज्यूम करा लिया रिएक्शन में, लेकिन कोई भी आपको प्रोडक्ट वहां पे देखने को नहीं मिला, यानी कि रिएक्शन हुई नहीं, फोटोन तो यूज हो गया लेकिन रिएक्शन नहीं हुई। इसका मतलब आपने फोटोन देने के बावजूद भी अपनी रिएक्शन नहीं कराई। इट मींस ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्वांटम यील्ड की वैल्यू क्या हो गई, लेसर देन 1 हो गई। यस, यही चीज तो लिखना था, समझ में आया? तो कितना आसान था। और दूसरा रीजन क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है ऑल द एक्साइटेड मॉलिक्यूल डू नॉट रिसीव एनर्जी सफिशिएंट इनफ टू इनेबल द रिएक्ट देम। तो ये बोल रहा है कभी कभार ऐसा भी देखा जाता है
जो एक्साइटेड स्टेट में जो आपकी स्पीसीज है उनके पास उतनी एनर्जी नहीं होती है जितनी उनको चाहिए, यानी कि यहाँ पे क्या है, एनर्जी क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। जैसे वहां एक्सेस में एनर्जी थी, यहाँ पे एक्सेस में एनर्जी नहीं है, यानी कि आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को सपोज कुछ अमाउंट की, सपोज एक्स अमाउंट की एनर्जी चाहिए थी रिएक्शन कराने के लिए, यानी कि इसको एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने के लिए, लेकिन आपने क्या, इसे एक्स से कम अमाउंट की एनर्जी दी, विच इज वाई, यानी कि अगर आपने इसे वाई अमाउंट की एनर्जी दी बट इसे एक्साइटेशन कराने के लिए एक्स अमाउंट की एनर्जी की नीड थी, तो हुआ क्या, यहाँ पे एक्साइटेशन ही नहीं होगा। आपने फोटोन तो दिया बट आपका एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो यहाँ पे सफिशिएंट एनर्जी ना होने की वजह से भी क्या हो सकता है, क्वांटम यील्ड की वैल्यू में आपको कम डिक्रीमेंट देखने को मिल सकता है, यानी कि क्वांटम यील्ड की वैल्यू आपको लेसर देन 1 देखने को मिल सकती है। और उसके साथ साथ एक और चीज यहाँ पे लिखा है, एक और रीजन दिया हुआ है, ये है इनिबिशन स्टेप इन अ चेन रिएक्शन। तो ये बोल रहा है ये सारी फोटोकेमिकल रिएक्शन चेन रिएक्शन होती है। और आपने ये देखा हुआ है, जब मैंने आपको फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एचबीआर पढ़ाई थी केमिकल काइनेटिक्स में, तो हमने क्या देखा था कि एचबीआर के केस में आपको क्या देखने को मिलता है, जब भी आप एचबीआर के लिए चेन रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ आपके पास एक इनिबिशन स्टेप भी होता है। इनिबिशन स्टेप मतलब वो स्टेप होता है जो कि फोटोकेमिकल रिएक्शन को रोकना चाहता है, ठीक है, इनिबिट करना चाहता है। यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बना होता है वो अगेन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाके अपने रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है। तो अगर किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन में आपको इनिबिशन स्टेप देखने को मिल रहा है, वहां पे आपको पॉइजन इनिबिटर्स देखने को मिल रहा है रिएक्शन में, तो उस केस में भी क्या होता है, क्वांटम यील्ड की वैल्यू में आपको डिक्रीमेंट देखने को मिलता है और क्वांटम यील्ड की वैल्यू आपको लेसर देन 1 मिलती है। तो ये आपके क्या हो गए, पॉइंट्स हो गए, ये सारे पॉइंट्स आपने वहां पे डिस्कस करना है एग्जाम पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने आज के लेक्चर पे डिस्कस की। होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा है, और अगर हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अभी इस लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। ये सारा मटेरियल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाके ले सकते हैं। तो ये सारे पूरे कंप्लीट टॉपिक को हमने डिस्कस कर लिया है। तो अभी लेक्चर को फिनिश कर लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।